नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। चेंज करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा बाहर आ जाती है उस कमरे से। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर करण गुलेरिया उसका पहले से ही वेट कर रहे थे। स्वाति को सामने से आता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया ने स्वाति से पूछा, क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग पसंद है स्वाति? करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो कुछ देर के बाद अब स्वाति के हाँ कहने के बाद अब कुछ ही देर बाद करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अपने साथ में अपने घर से अब बाहर निकल जाते हैं और फिर कुछ ही दूरी तक अब वो पैदल चलते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद अब करण गुलेरिया स्वाति को लेकर अब वहां आ जाता है जहां पर वो दोनों हॉर्स राइडिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक अस्तबल बनाया हुआ था जहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे जो स्पेशली ये सब राइडिंग के लिए ही थे। करण गुलेरिया को वहां पर देखकर वहां खड़ा एक आदमी कहता है, आइए सर, वैसे आज आप यहाँ अकेले आए हैं? मतलब मेरा मतलब है कि राजीव सर नहीं आए हैं क्या? क्योंकि जिस आदमी ने करण गुलेरिया से ये सवाल किया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े ही अच्छी तरह से करण गुलेरिया को जानते हैं, इवन वो राजीव गुलेरिया को भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ये इन्हीं का ही पर्सनल हॉर्स राइडिंग के लिए एक अस्तबल इन्होंने बनाया हुआ हो। उस आदमी की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है कि अकेले कहाँ, और वैसे भी राजीव को कुछ काम था। ये कहते हुए ही अब करण एक घोड़े के पास जाता है और फिर वो अब स्वाति को भी वहां पर आने के लिए कहता है। करण के कहे अनुसार अब स्वाति भी उसके साथ साथ चली जाती है। करण की बात को सुनकर अब स्वाति अब अपने मन में ही सोचती है, थैंक यू गॉड मैंने अभी जींस डाली हुई है, क्योंकि अगर मैंने जींस की वजह अगर मैंने कोई फ्रॉक स्कर्ट या कुछ और पहना होता तो शायद मैं ये चांस नहीं ले पाती, मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाती। क्योंकि स्वाति को सच में हॉर्स राइडिंग बहुत ही पसंद थी। जब उसने हॉर्स राइडिंग के बारे में सुना तो वो सच में बहुत ही खुश हो गई थी, और अगर स्वाति ने आज जींस नहीं पहनी होती तो शायद आज वो ये चांस गवा देती। ये सोचते हुए ही अब स्वाति भी करण के पास आ जाती है और फिर वो उस घोड़े पर बैठ जाती है। स्वाति के बैठने के बाद अब करण उससे पूछता है, आर यू कंफर्टेबल? करण की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। स्वाति की इस बात पर अब करण भी अब स्वाति के पीछे ही बैठ जाता है और फिर वो दोनों कुछ देर तक हॉर्स राइडिंग करते हैं। करण गुलेरिया ने स्वाति से इसलिए ही पूछा था, आर यू कंफर्टेबल, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्वाति की परमिशन के बिना वो उस घोड़े पर उसके साथ बैठे। लेकिन जब स्वाति ने परमिशन दे दी थी तो वो दोनों एक साथ बैठते हैं राइडिंग के लिए, और फिर कुछ ही देर तक अब वो दोनों ऐसे ही हॉर्स राइडिंग करते हुए काफ़ी इंजॉय करते हैं। काफ़ी इंजॉय करने के बाद अब दोनों फिर नीचे उतर जाते हैं और फिर वो वहाँ से वापस उस हाउस में जाने की सोचते हैं। करण अब स्वाति से कहता है, वैसे स्वाति एक बात पूछूं? करण की बात को सुनकर अब स्वाति भी कहती है, हाँ मिस्टर गुलेरिया पूछिए। तब करण कहते हैं, क्या तुम बता सकती हो तुम्हें यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा? ये हॉर्स राइडिंग तुम्हें कैसे लगी? करण की बात को सुनकर अब स्वाति कहती है कि पसंद आया। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों ही वहां से अब चले जाते हैं। स्वाति के मुंह से ये सब सुनकर अब करण के अरमान सच में ही हवाओं में अब उड़ रहे थे। करण को ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी कुछ यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के लिए प्लान किया था शायद वो अभी काम कर रहा है, क्योंकि शायद वो अब उसके उस प्रपोजल से शायद हाँ करने के मन बना चुकी है। कुछ देर तक चलने के बाद अब करण गुलेरिया स्वाति से कहता है, चलो स्वाति पहले यहाँ पर कुछ खा लेते हैं अंदर जाने से पहले। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति भी कहती है, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, क्योंकि काफी समय हो गया है कुछ भी खाए हुए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण भी उसका हाथ पकड़ते हुए ही उसे वहां पर ले जाता है। यहाँ पर स्वाति को अब कोई भी ऐतराज नहीं था जब करण ने उसका हाथ पकड़ा। जहाँ अब वहां पर जाने के बाद अब वो कुछ वहां पर उन्हें औरतें मिलकर वहां पर मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रही थी। जब स्वाति मल्होत्रा वहां पर गई तो उसने देखा कि वहां पर औरतें बड़े ही मेहनत के साथ वो रोटी और सब्जी बना रही थी। यहाँ पर पूरा ही
खान पान एक गाँव की तरह लग रहा था और खास बात तो यहाँ पर ये थी कि वो सभी मिट्टी के चूल्हे पर ही ये सब बना रही थी, जैसे एक स्पेशल गाँव में बनाया जाता है। और उनके बर्तन भी वो भी किसी स्टील के नहीं बल्कि वो भी मिट्टी के ही बने हुए थे, जिनमें से एक सौंधी सौंधी भी खुशबू आ रही थी जो खाने के स्वाद को और भी बढ़ा रहे थे। करण अब वहां पर जाकर अब एक औरत से कहता है, काकी क्या आप हमें भी खाना खिलाएंगी? क्या आप हमारे लिए भी थाली लगाएंगी? करण की ये बात सुनकर अब वो औरत कहती है, ठहरो तुम, अभी तुम्हारा कान खींचती हूँ। काकी की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है, अब मैंने क्या किया है, मैं तो बस खाना ही तो मांग रहा हूँ ना। वो क्या है ना कि आपके हाथ में जादू है। करण की ये बात सुनकर अब वो काकी कहती है, वैसे ये है कौन जो ये तेरी घरवाली है? जो तुमने शादी कब की? तुमने तो बताया भी नहीं कि तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर ली, और तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? हर बार तो जब तुम यहाँ पर आते हो तब तो तुम खाते ही हो, फिर तुम ऐसे क्या तुम इसके सामने ही ये सब ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो क्या? काकी की बात का जवाब देते हुए अब करण कहता है, अरे नहीं नहीं काकी, आप क्या कह रही हो? जब मुझे आपके हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है तो उससे पहले परमिशन तो मांगनी बनती ही है ना। इतना कहने के बाद अब करण फिर उसकी दूसरी बात का जवाब देते हैं कि घरवाली ना ही, लेकिन बनाना जरूर चाहता हूँ। बस ये ना कहे, क्योंकि मैं अभी बस इसकी ही हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। घरवाली तो मैं इसे बनाना ही चाहता हूँ, लेकिन अभी बनी नहीं है। करण की ये बात सुनकर अब काकी भी कहती है, री छोरी, क्यों ना मान रही तू? क्या कमी है इस मुंडे में? काकी की ये बात सुनकर अब स्वाति अपनी नजरें एकदम से झुका लेती है, क्योंकि काकी की इस बात को सुनकर अब स्वाति काफी एम्बेरसमेंट सा फील करती है। उसे लगता है कि करण ने सारी ही बातें शायद काकी को बता दी, इसलिए काकी अब सीधे सीधे उससे ये पूछ रही है। स्वाति को इस तरह से शर्माते हुए अब देखकर वो काकी फिर से कहती है कि तुम दोनों बैठो यहाँ पर, मैं भी खाना लगवा देती हूँ तुम दोनों के लिए। काकी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया और स्वाति दोनों ही अब वहां पर बैठ जाते हैं। वहां पर जैसे ही वो काकी जाती है, अब स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया को घूर घूर कर देखती है। स्वाति मल्होत्रा को इस तरह खुद को घूरता हुआ देखकर अब करण भी समझ जाते हैं कि अब स्वाति उसे ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि शायद उसे इस बात का बुरा लग गया हो कि उसने काकी से ये ऐसी बातें कह दी थी। लेकिन जब स्वाति ऐसे देखती रही तब करण ने काफी हेजिटेट करते हुए अब स्वाति से पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे लगता है शायद तुम्हें आज का मेरा प्रपोजल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, शायद इसी वजह से देख रही हो। करण ने ये बात बस स्वाति से उसके मन की बात जानने के लिए कह दी थी। वो इस टॉपिक को भी बदलना चाहता था, क्योंकि वो भी ऐसे माहौल में उसके इस गुस्से को फेस नहीं करना चाहता था। करण गुलेरिया को इस तरह उस टॉपिक को बदलता हुआ देखकर अब स्वाति भी अच्छी तरह से समझ गई थी। अब उसके इस नौटंकीपन को देखकर अब तो उसके भी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो भी अब भूल जाती है कि अब वो उससे गुस्सा क्यों थी, लेकिन अब वो करण गुलेरिया से कहती है, वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी काकी के सामने ये सब कहने की कि मैं इसे घर वाले बनाना चाहता हूँ? लाइक सीरियसली करण? स्वाति की ये बात सुनकर अब करण कहता है, तो इसमें बुरा क्या है स्वाति? मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो मन में था वो बस मैंने बता दिया। मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहता। जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, डोंट वरी। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति के मन को भी अच्छा लग रहा था। अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इन दोनों के बीच में ये सब बातें होने के बाद तभी उनके सामने 2 थालियां लग जाती है, क्योंकि काकी ने अब तक उन दोनों के लिए 2 थालियों में खाना लगवाकर वहां पर भेज दिया था। स्वाति अब थालियों को देखकर अब कहती है, मैं पहली बार इस तरह का मिट्टी के बर्तन में खाना खाऊंगी। सच में मुझे बड़ा ही स्वाद आने वाला है। मैं अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकती करण तुम्हें। थैंक यू फॉर दिस। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण कहता है, तुम शुरू करो, वैसे भी काकी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। अगर तुमने एक बार काकी के हाथ का खाना खा लिया ना स्वाति, तो आई स्वेयर तुम बार बार यहाँ पर खाने के लिए आओगी। करण की इतनी बात सुनकर अब स्वाति भी खाना खाने लग जाती है, तो तब उसे भी खाने का टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा लगता है। वो करण को एक इमोजी जैसा हाथ अपना बनाती है कि सच में ये तो बड़ा ही लाजवाब है। कुछ ही देर के बाद जब दोनों ने अपना खाना फिनिश किया तो तभी वह काकी ने अब एक औरत से कहा कि अरे इन दोनों को लस्सी का गिलास तो दो, अभी खाना खत्म कहाँ हुआ है। काकी की ये बात सुनते ही अब करण ने कहा कि काकी अभी पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि आपके हाथ का खाना सच में इतना स्वाद है ना कि मैं तो पहले से ही अपने
भूख से ज़्यादा ही खा चुका हूँ, इसलिए अब लस्सी की जगह नहीं है। आप ऐसा करिए, आप स्वाति को ही दे दीजिए, मैं बाद में पी लूँगा। ये कहते हुए ही अब करण अपनी जगह से उठ जाता है और तभी वो काकी अब स्वाति से कहती है, छोरी तू रुक, ये तो नालायक है, तू पी के जा, तू तो कम से कम इसे पी के जा। काकी की ये बात सुनकर अब स्वाति हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि उसे काकी का प्यार बड़ी अच्छे से समझ आ रहा था। लेकिन जब स्वाति उस औरत के हाथों में वो लस्सी का गिलास देखती है तो वो बस फटी हुई आंखों से ही कभी उस गिलास को देखती है तो कभी करण गुलेरिया को देखती है। अब स्वाति अपने पेट पर अपना हाथ रखकर मना करने की भी नहीं सोचती, और वो अब पछता भी रही थी कि उसने हाँ ही क्यों बोला। यही सोचते हुए अब स्वाति अब उस औरत के हाथों से अब उस गिलास को ले लेती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने उस औरत के हाथ में जो देखा वो सच में ही बहुत ही बड़ा गिलास था। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने तो यही सोचा था कि शायद ये कोई छोटा सा गिलास होगा, इसलिए वो इसे एडजस्ट कर लेगी अपने पेट में। लेकिन उस गिलास की हाइट को देखकर अब तो स्वाति भी अपने लिए हुए फैसले पर एक बार सोच रही थी, क्योंकि सच में खाने के स्वाद में उसने भी इतना ज्यादा खा लिया था कि अभी उसके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब वो हाँ कर चुकी थी, इसलिए अब उसने उस गिलास को पकड़ लिया था। गिलास को पकड़ते हुए वो काकी से कहती है कि काकी मैं इसे धीरे धीरे पी लूंगी। ये कहते हुए ही अब स्वाति अपनी जगह से अब खड़ी होती है और फिर करण से कहती है, आप इस गिलास को पकड़ लीजिए। लेकिन करण अभी भी स्वाति की तरफ ही बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि करण को अब स्वाति मल्होत्रा पर बड़ा ही मजा आ रहा था। क्योंकि करण पहले ही जानता था कि यहाँ पर काकी की लस्सी का गिलास सच में इतना बड़ा होने वाला है, इसलिए लस्सी के नाम पर ही उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसके पेट में इतनी जगह नहीं थी। लेकिन क्योंकि स्वाति को इस बात के बारे में नहीं पता था, इसलिए ही अब करण को अंदर ही अंदर बड़ा ही मजा आ रहा था कि अब स्वाति देखते हैं इसको कैसे पिएगी। लेकिन वो अभी स्वाति के सामने हंस नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी हंसी को अपने अंदर ही दबाए हुए रहता है। अब स्वाति ने जैसे ही उसे गिलास पकड़ने के लिए कहा तो स्वाति की रिक्वेस्ट पर अब करण गुलेरिया उस गिलास को पकड़ लेता है। यहाँ पर करण को गिलास देने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अपना हाथ धोती है और फिर अब वो करण से कहती है, अभी और भी कुछ है क्या? स्वाति की इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहता है, चलो पहले घर के अंदर चलो। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब उस लस्सी के गिलास को स्वाति की तरफ बढ़ा देता है। लस्सी के गिलास को देखकर अब स्वाति कहती है कि ये तो सच में मिस्टर गुलेरिया बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे आपको मेरे साथ शेयर करना होगा, क्योंकि मैं अकेले इसे पूरा नहीं पी पाऊंगी। स्वाति की इस रिक्वेस्ट पर तो अब करण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो स्वाति से कहता है कि चलो पहले अब हम अंदर चलते हैं। ये कहते हुए ही अब करण स्वाति को अपने घर के अंदर लेकर जाने लगता है। तो कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं तो स्वाति अब उस गिलास को टेबल पर रख देती है। तो वहीं करण गुलेरिया अब म्यूजिक ऑन कर देते हैं और फिर वो स्वाति के आगे अपने हाथ को बढ़ा देता है। स्वाति भी अब अपने हाथ को करण गुलेरिया के हाथों में बड़े ही प्यार से रख देती है और फिर वो दोनों अब डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए अब स्वाति करण से कहती है, मुझे तो लगा था कि आप मुझे किसी फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया क्या स्वाति? क्या सच में मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो भी इंतजाम किया था क्या वो सच में अच्छा नहीं था क्या? करण के इस सवाल पर अब स्वाति जवाब देती है, मुझे सच में मैं बता नहीं सकती, मुझे ये बहुत ही पसंद आया, लेकिन तुम्हारे स्टैंडर्ड को देखकर मैंने सोचा था कि शायद तुम मुझे किसी फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ था। मिस्टर करण, मैं आज का दिन कभी भी नहीं भूलूंगी क्योंकि सच में ये मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मुझे नेचर, मुझे गांव, ये सब बड़े ही पसंद आते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अब डांस को रोकते हुए ही अब वो अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। अब वो स्वाति के एक हाथ को पकड़कर अब उस पर किस करते हुए कहते हैं, स्वाति आई लव यू। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, और जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले पाएगी। क्या तुम्हें ये प्यार मंजूर है? करण गुलेरिया के इस खूबसूरत से प्रपोजल पर तो अब स्वाति मल्होत्रा एकदम से ही खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि सच में करण का प्रपोजल इतना अच्छा होगा। और जिस तरह से करण ने अपनी फीलिंग्स को स्वाति मल्होत्रा के सामने बयां किया था, उस समय स्वाति को भी खुद के ऊपर बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था।
आज उसने पूरे ही दिन करण के साथ जितना एंजॉय किया था और जितना सेफ उसने फील भी किया था वो समझ स्वाति मल्होत्रा अब उसे समझ गई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्वाति मल्होत्रा करण के साथ अकेली ही आई थी और उसे करण के साथ सच में ही काफ़ी सेफ भी महसूस हुआ था, क्योंकि करण ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिससे स्वाति मल्होत्रा को किसी भी तरह का हर्ट हुआ हो या उसे अच्छा ना लगा हो। बिल्कुल, जबकि उसने स्वाति के हाथ तक को टच करने के लिए भी उससे परमिशन मांगी थी, इसलिए उसे काफ़ी सेफ भी महसूस हो रहा था। अब वो अपनी ज़िंदगी करण के साथ बिता सकती है। स्वाति अब अपना फैसला ले चुकी थी। स्वाति मल्होत्रा ने अब करण गुलेरिया से कहा कि मुझे मंजूर है मिस्टर गुलेरिया। स्वाति की ये बात सुनकर तो अब करण की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, क्योंकि उसे बस इसी पल का ही इंतजार था कि कब स्वाति मल्होत्रा उसके प्यार को मंजूर करेगी। और वो अपनी जगह पर अब खड़ा हुआ और उसने कसकर अब स्वाति मल्होत्रा को गले लगाते हुए कहा, ओह रियली स्वाति, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने आज के इस पल के लिए कितना ही इंतजार किया है, क्योंकि सच में मैं बता नहीं सकता। मैं एक पल के लिए तो उस समय मैं टूट गया था जब तुमने मेरा प्रपोजल मना कर दिया था अपने करियर का नाम लेके, लेकिन सच में मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, क्योंकि तुमने उससे आगे मेहनत भी तो बहुत ही की है ना, तुमने मजबूर कर दिया है मेरे दिल को तुम्हारी तरफ खींचने के लिए। स्वाति अब करण के कहे हुए हर लफ्जों को और उसकी चुप्पी अब करण की फीलिंग को समझ रही थी। कुछ देर तक दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में इसी तरह से ही थे। करण गुलेरिया अब अपनी कहानी बताते हुए अपने 30 साल पुराने ख्यालों में ही थे कि तभी उनके कानों में अब तालियों का एक शोर सुनाई देता है, क्योंकि जैसे ही अब उन्हें करण के प्यार की जीत होती हुई सुनी, तब एकदम से वो सब वहां पर जो टेरेस पर ये कहानी सुन रहे थे उन्होंने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। रिया तो अपनी जगह से उठकर अब दौड़कर अपने नानू के पास गई और उन्हें एक जोर कहा करते हुए बोली, वाओ नानू, मुझे भी ऐसा ही सरप्राइज चाहिए जैसे कि आपने नानी को दिया था, और मुझे वहां भी जाना है जहां आप पहली बार नानी को लेकर गए थे। मुझे भी वो जगह देखनी है जिसे देखकर सच में नानी आपसे इम्प्रेस हो गई। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो तो तुम्हारा ही है ना, तुम जब चाहो तुम वहां पर जा सकती हो, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है क्या। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया खुशी से अब उसे कहती है कि नानू यू आर द बेस्ट नानू इन द वर्ल्ड। तभी रिया ने अब अपने गाल पर एक उंगली टैप करते हुए पूछा, नानू आपको नानी का नंबर कैसे मिला था? ये तो आपने बताया ही नहीं स्टोरी में कि आपको नंबर मिला कैसे। रिया की ये बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं कि थोड़ा सा बाद के लिए भी छोड़ दो ना, क्या सब कुछ तुम आज ही जान लोगी क्या? अगर तुम्हारा मन फिर कभी स्टोरी सुनने का हुआ तो तब मैं तुम्हें वो सब बता सकता हूँ। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, अब कब बताओगे? ये तो बता दीजिए ना, क्योंकि सच में मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। रिया की ये बात सुनकर तो वहां पर अब सभी एकदम से ही हंसने लग जाते हैं, क्योंकि रिया के साथ साथ बाकी सब भी इस बात को जानना तो चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही रिया ने सबके नाम का ही वो सवाल पूछ लिया था और करण भी अब उसका जवाब दे चुके थे, इसलिए अब सबने उसे आने वाले समय पर ही छोड़ना बेहतर समझा। लेकिन रिया की बात से अभी भी सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। तभी सबके कानों में अब एक आवाज आती है। ये आवाज भूमिका की थी। भूमिका कहती है सभी को, लेट्स डांस नाउ। और वैसे भी इतनी अच्छी लव स्टोरी सुनी है, हम सब ने तो डांस करना तो बनता ही है ना। और वैसे भी आज जब हमारी पूरी ही फैमिली इस पल को एंजॉय कर रही है, तो क्यों ना डांस के साथ ही इसे खत्म किया जाए। ये कहते हुए ही अब भूमिका म्यूजिक को ऑन कर देती है। आज म्यूजिक 90s के सॉन्ग्स का था। वहां पर सारे के सारे सॉन्ग्स ही अब 90s के सॉन्ग के चल रहे थे, जो कि करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की पसंद के भी थे। तो वहीं अनिका अब अपने पापा की तरफ देखती है। फिर अब वो अपने पापा को कहती है, लेट्स डांस पापा, अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो अनिका को मना नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं अपनी जगह पर खड़ा होकर अब तक रोहित आयशा मारवा के पास जाता है और वो अब अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आप भी मेरे साथ डांस करेंगी?
रोहित की इस बात पर अब आयशा मारवा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को उसकी किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती थी। क्योंकि एक तरफ जहां पर अनिका अपने पापा के साथ डांस कर रही थी, तो अब रोहित अपनी माँ से पूछ लेता है, और अब इसलिए आयशा मारवा भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, जरूर मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। अब रोहित और आयशा मारवा अब दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं। आयशा मारवा और रोहित दोनों ही डांस करते हुए उनको देखकर तो एक बार फिर से आकाश के मन में यही ख्याल आया कि काश वो भी आज अपनी माँ के साथ डांस कर पाते। जिस तरह से आज रोहित मारवा ने आयशा मारवा से डांस के लिए पूछा है, उस तरह काश वो भी आज अंजलि मल्होत्रा से पूछ सकते कि माँ क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। लेकिन आकाश अभी मजबूर था, क्योंकि अभी तक बस इस बात को आकाश गुलेरिया ही अच्छी तरह से जानता था कि अंजलि मल्होत्रा उसकी माँ है, बाकी और कोई भी नहीं। इसलिए अब आकाश ने वहां पर कुछ चुप रहना ही बेटर समझा। उसने अब अपने इस ख्याल को अपने दिमाग में ही रख लिया, और अब उसे दूर करते हुए अब आकाश अपने मन में ही यही सोचता है कि इन्हें तो कभी मुझसे कोई भी लगाव रहा ही नहीं था, तो फिर मैं ही क्यों इनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरे ही मन में क्यों आ रहा है कि मैं इनके साथ डांस करूँ। अगर सच में ये मेरे से इतनी अट्रैक्ट होती तो क्या इनकी कोशिश से क्या वो मुझे ढूंढ नहीं पाती, और आखिर उन्होंने मुझे छोड़ा ही क्यों था। क्योंकि आकाश गुलेरिया तो अब तक असली वजह भी नहीं जानता था। अपनी जगह से उठकर अब आकाश गुलेरिया बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, बड़ी रानी साहिबा, क्या आप हमारे साथ डांस करना पसंद करेंगी। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी पहले तो कुछ सोचती है, क्योंकि उसे एकदम से ही ये बड़ा ही अजीब लगा कि आकाश गुलेरिया ने उसे डांस का ऑफर दिया। लेकिन फिर वो भी आकाश की तरफ देखते हुए उसे हाँ कह देती है। तो वही मयूर गुलेरिया अब रेखा मौसी के पास जाता है और अब उन्हें डांस करने के लिए पूछता है, और फिर मयूर गुलेरिया अब रेखा मौसी के साथ डांस करने लग जाता है। और फिर वो सभी डांस करने लगते हैं कि तभी अलेक्जेंडर अब को डांस करता हुआ देखकर वो अब कविन आलिशा के पास जाता है और वो कहता है, हाय क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी। अलेक्जेंडर की इस रिक्वेस्ट पर अब कविन आलिशा भी कहती है, बिल्कुल हम आपके साथ डांस करना पसंद करेंगे, हम क्यों नहीं आपके साथ डांस करेंगे। ये कहते हुए ही अब कविन आलिशा अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ लेती है और अब वो भी उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। तो वहीं भूमिका भी अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है कि चलिए शर्माइए मत, कविन आलिशा का ध्यान अब आप पर नहीं है, क्योंकि अब वो तो अलेक्जेंडर के साथ डांस करने में मस्त हो गई है, इसलिए अब आप भी इंजॉय कीजिए। भूमिका की ये बात सुनकर तो अब इंस्पेक्टर अब्बास अपना एक हाथ अपने सिर पर दे मारते हैं और फिर अब वो भूमिका के साथ वहीं पर डांस करने लग जाते हैं। तो वहीं अर्जुन सिंह और निखिल ये दोनों भी अब एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ लतिका और रिया भी एक दूसरे के साथ ही डांस करने लग जाती हैं। तो वहीं आर्यन अब सावित्री के पास जाकर कहता है कि चलिए ना सावित्री दादी, अब अगर कोई नहीं बचा तो अब आप ही मेरे साथ डांस कीजिए। आर्यन ने सावित्री को इतने प्यार से कहा था कि सावित्री उसे मना भी नहीं कर सकती थी आर्यन की इस रिक्वेस्ट पर। तो अब सावित्री आर्यन से कहती है, आर्यन बाबा लेकिन मुझे तो डांस कहाँ आता है। सावित्री की ये बात सुनकर अब पास में ही बैठी अब अंजलि मल्होत्रा कहती है कि जाओ ना, बच्चा इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है तो देखो, बच्चे की रिक्वेस्ट को तो देखो, आपको जैसा आता है आप वैसे ही कर लेना। अंजलि मामी की यह बात सुनकर अब सावित्री कहती है कि ठीक है, और ये कहते हुए ही अब सावित्री भी आर्यन के साथ डांस करने के लिए उन्हें ज्वाइन कर लेती है। और फिर यहाँ पर चिराग और अब्दुल प्रिंसेस लतिका और रिया के पास जाकर अब कहते हैं कि क्या हमें मौका मिलेगा इतनी प्यारी प्यारी सी दो एंजल्स के साथ डांस करने का। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ डांस कर सकती हो, जिससे हमें भी खुशी होगी कि आज हमने एंजल्स के साथ डांस किया है। चिराग की इतनी स्वीट सी बात को सुनकर अब रिया एकदम से खुश हो जाती है और अब वो कहती है, हाँ हाँ वो तो मिलेगा ही। रिया ये कहते हुए ही अब अब्दुल के साथ डांस करने लगती है। तो वहीं प्रिंसेस लतिका अब चिराग के साथ डांस करती है। इसी तरह से सभी ने अपने अपने पार्टनर को ढूंढ लिया था और फिर वो सभी अब कुछ देर तक इसी तरह से एक दूसरे के साथ डांस करने के साथ साथ अब वो आज की से रात को बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे। आज टेरेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज टेरेस को यहाँ पर पूरा ही एक पार्टी हॉल के रूप में बदल गया है, क्योंकि यहाँ म्यूजिक भी, खाना पीना भी, कुछ पुरानी यादें भी, सब कुछ ही आज यहाँ पर टेरेस पर देखने को मिल रहा था। यहाँ का नज़ारा देखकर तो सच में किसी का भी दिन रात दोनों ही बन जाए। अब रोहित और अनिका के रूम में बैठी हुई स्वाति की आंखों में आज खुशी के आंसू थे, क्योंकि वहां पर अपनी पूरी ही फैमिली को इस तरह से खुश देखकर अब स्वाति की आंखों से अपने आप ही
आंसू बहने लग गए थे। जहां एक तरफ करण की बात को सुनकर स्वाति भी अपने उन्हीं लम्बों में चली गई थी, क्योंकि जिस तरह से करण गुलेरिया ने अपनी हर एक बात को बड़े अच्छे से बताया था, वहाँ सबको उन्होंने अपनी एक लव स्टोरी को एक स्टोरी के रूप में ही कन्वर्ट करके सुनाया था। उन्हीं सबको सुनते सुनते ही स्वाति भी अब ऐसी हो गई थी जैसे आज वो उन्हीं कॉलेज के दिनों को ही जी रही है, आज उसी दिन को जी रही है जो उसने अपना इतना बेस्ट टाइम्स करण गुलेरिया के साथ बिताया था। और उसे वो सब याद आता है कि कैसे करण गुलेरिया ने उसे प्रपोज किया था। यहाँ वो अब अपने पूरे ही परिवार को इस तरह से अब हंसते मुस्कुराते हुए देखकर अब उसकी आंखें इसी वजह से भी नम थी। टेरेस पर कुछ देर तक अब एक दूसरे के साथ डांस करने के बाद अब सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर वापस से बैठ जाते हैं। आज सभी ने सच में बहुत ही एंजॉय किया और जो ये क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया वो सभी के लिए बहुत ही प्रीसियस था। सभी ने आज की रात अपने दिलो दिमाग में कुछ यादें अपनी कैद कर ली थी। थोड़ी ही देर के बाद अब करण गुलेरिया बच्चों से कहता है, चलिए अब आप सब जाइए और जाकर सो जाइए, क्योंकि रात सच में काफ़ी हो गई है। क्योंकि आज के इस पार्टी टाइम में तो हमें खुद भी पता ही नहीं चला कि रात इतनी जल्दी हो गई। करण की यह बात सुनकर अब चारों ही बच्चे रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर और प्रिंसेस लतिका ये चारों ही अब सबको गुड नाइट बोलकर और फिर वो वहां से चले जाते हैं। और फिर वो सभी अब आपस में बात करते हुए नीचे अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यानिका अब अपना फोन उठाती है और अब वो इंस्पेक्टर अब्बास को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, कुछ ही देर में आप मीटिंग हॉल में अब मुझे आकर मिलिएगा, मैं वहीं आपसे बात कर लूंगी। ये मैसेज लिखते हुए अब अनिका उस मैसेज को इंस्पेक्टर अब्बास को सेंड कर देती है। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने फोन पर आया हुआ मैसेज का नोटिफिकेशन सुना तो वो अब जल्दी से अपने फोन को निकालता है और जब वो अपने फोन को देखता है कि ये तो अनिका का मैसेज आया हुआ है तो अब वो उसे मैसेज को बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ अब उसे पढ़ने लगता है कि आखिर अनिका ने अब उसके मैसेज का क्या जवाब दिया होगा। मैसेज को पूरा पढ़ने के बाद अब इंस्पेक्टर अब्बास अब अनिका को एक थम्स अप का इमोजी सेंड कर देता है कि ठीक है, और फिर सभी कुछ ही देर के बाद अब अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। सबको गुड नाइट विश करके यहाँ पर अनिका अब सेकंड फ्लोर पर आ जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर अब्बास से मिलना था, क्योंकि उसने अब्बास को मीटिंग हॉल में आने के लिए बोला था। इसलिए सेकंड फ्लोर पर आने के बाद अब अनिका मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगती है। तो वहीं कुछ ही देर के बाद अब इंस्पेक्टर अब्बास भी उसी मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर अब्बास जब मीटिंग हॉल के अंदर जाता है तो वो वहां पर अंदर जाकर देखता है कि अनिका वहीं पर ही उससे पहले ही इंस्पेक्टर अब्बास का ही वेट कर रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास को देखकर अब अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर अब वो उन्हें बैठने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर अब्बास भी अब अनिका से कहते हैं कि बैठने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अनिका, मेरे पास एक वीडियो है, तुम पहले इसे देखो, क्योंकि ये वीडियो देखना अभी बहुत ही जरूरी है। ये कहते हुए ही अब इंस्पेक्टर अब्बास अपना फोन निकालते हैं और फिर अब उसमें अपने फोन में वो एक वीडियो को चलाकर अब अपने फोन को अनिका के सामने रख देते हैं, ताकि अनिका उस वीडियो को अच्छी तरह से देख पाए। अनिका ने जब वो वीडियो देखा तो हर बीतते हुए वक्त के साथ अब उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं उस वीडियो में ऐसा क्या था कि अनिका का पूरा एक्सप्रेशन वहां पर चेंज हो चुके थे। अनिका के लिए वो 2 मिनट का वीडियो देखना भी काफी ही मुश्किल हो रहा था। उसने अब अपना सिर उठाकर अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहा कि ये कैसे पॉसिबल है और क्या ये वाकई में इंसान है। अनिका के इस सवाल पर इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ये तो बस बॉटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट का वीडियो है जो छठी इंद्री ने बड़ी ही मुश्किल से बनाया है और उसने यहाँ तक मेरे पास भेजा है ताकि तुम उसे देख सको और इसके किसी कंक्लूजन पर पहुँच सको। लेकिन पुरानी लाइब्रेरी का हाल तो इससे भी बहुत ही बुरा है। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब इंस्पेक्टर अब्बास कहता है कि तुमने जितना भी इन लोगों के बारे में सोचा था, ये लोग तो उससे भी कई ज्यादा ही खतरनाक हैं, क्योंकि अब तक हमारी सोच से आगे ही मुझे ये लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी हालत तो उन लोगों से भी ज्यादा ही खतरनाक है जिन्हें हमने दिल्ली के पागल खाने में देखा था। इस वीडियो को देखकर तो खुद के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हम इस बार कर्नाटक आइलैंड वाली गलती नहीं करेंगे, ना ही उसे दोहराएंगे। अब की बार हमें पूरी ही तैयारी के साथ वहां पर जाना होगा।
अनिका की इस बात को सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग किस दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो जरूर है कि कोई तो इन्होंने एक ऐसा दिन फिक्स किया हुआ है जिसके लिए ही ये लोग इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। और आखिर कौन सा दिन है वो जिस दिन ये सब करेंगे। इंस्पेक्टर अब्बास की अब इस बात को सुनकर अब अनिका अपने मन में ही कुछ सोचने के लिए लग जाती है, क्योंकि अनिका शायद उस दिन के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि शायद उस दिन के बारे में मुझे पता है कि आखिर ये लोग किस दिन के लिए इतनी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन ये जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। शायद जितनी भी ये तैयारियां कर रहे हैं ये शायद उसी दिन के लिए ही है। अनिका भी अपने ख्यालों से अब बाहर निकलती और अब वो इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है, क्या और भी कुछ है आपके पास मुझे दिखाने के लिए या बताने के लिए उन लोगों से रिलेटेड। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि अभी तो मुझ तक बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आई है अनिका, अभी तक तो बस मैं तुम्हें इतनी ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन मेक श्योर अगर मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी मिलता है तो डेफिनेटली मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा।